गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने समसूत्री विभाजन की बात करें तो उसमें अपने कोशिका द्रव्य विभाजन की बात कर ली थी। इसमें पढ़ा था कोशिका पट्टी विधि द्वारा पादपों में होता है और खांच विधि द्वारा आपके जंतुओं में समसूत्री विभाजन जो होता है वो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। आज अपन बात करें आपके समसूत्री विभाजन का महत्व कि समसूत्री विभाजन का महत्व क्या, इसकी बात कर लेंगे। समसूत्री विभाजन के महत्व की बात करते देखिए कि वह समसूत्री विभाजन है उसकी क्या महत्व है। देखिए इस विभाजन से सजीवों में कोशिका की संख्या बढ़ती है जो वृद्धि विकास करती है। तो पहला वन क्या हो गया, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होता है, वृद्धि और विकास का आधार होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास की आधार माना जाता है। और इस विभाजन द्वारा कोशिका द्रव्य और इसके अंगों की मात्रा समान रूप से वितरित होती है कि भाई कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी मात्रा भी क्या होती है, समान रूप से पाई जाती है। ये जाति विशेष के आनुवंशिक गुणों की निश्चितता बनाए रखता है कि भाई आनुवंशिकता बनाए रखता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता बनाए रखने का कार्य करता है। सजीवों में क्षतिग्रस्त भागों में घाव का बढ़ना समसूत्री विभाजन द्वारा होता है कि अपने जैसे चोट लग जाती है चमड़ी पे यहाँ से, तो इसको घाव बढ़ने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो क्षतिग्रस्त भागों में घावों का बढ़ना किसके द्वारा कंप्लीट होता है, आपके समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और निम्न श्रेणी के पादपों व जंतुओं में अलैंगिक जनन व कायिक जनन किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो कायिक व अलैंगिक जनन किसके द्वारा संपन्न होता है, आपके कायिक व अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसके अलावा केंद्रक के डीएनए द्वारा निर्मित आरएनए कोशिका द्रव्य में पहुंचकर कोशिका की कार्य प्रणाली को निश्चित करता है कि वे केंद्र से डीएनए जो है, डीएनए क्या होता है, केंद्र के अंदर जो डीएनए द्वारा क्या होता है, निर्मित आरएनए जो होता है, ये क्या करता है, आपके कोशिका द्रव्य में जाकर, ठीक है, कोशिका की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है, उसके कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन पुरानी व वृद्ध कोशिकाएं जो होती है कि जो पुरानी और वृद्ध कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, को हटाकर नई कोशिका इनके द्वारा क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या की जाती है, आपके तैयार की जाती है। ठीक है। इसके आगे अपन बात करें तो ये पुरानी व वृद्ध कोशिका को हटाकर नई कोशिका का निर्माण करता है, पढ़ लिया अपन ने। इसलिए दो संतति कोशिका का निर्माण करता है जो जनक कोशिका के समान होती है कि भाई अपने क्या पढ़ा, समसूत्री विभाजन जो कोशिका है जनक कोशिका है, इसके द्वारा समसूत्री विभाजन कितनी कोशिका बनती है, दो कोशिका बनती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, 2n 2n 2n, ठीक है। और नई बनी हुई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या भी क्या रहेगी, समान। जैसे इसमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी होती है, नई कोशिका जो बनती है उनमें भी कोशिकाओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। और विभज्योतक जैसे अपन शीर्ष विभज्योतक है, पार्श्ववेदा में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप पादपों में जीवन भर निरंतर वृद्धि होती रहती है, ठीक है। अपन आगे पढ़ेंगे विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक ये क्या होते हैं। और कोशिका की वृद्धि जो होती है इससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, केंद्र और कोशिका के बीच क्या होता है, अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर क्या करे, केंद्र के कोशिका द्रव्य का अनुपात बनाए रखे। इसलिए समसूत्री विभाजन आपके क्या है, जरूरी है। और बहुकोशिकीय जीवधारा की वृद्धि सूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। ये सामान्य बात होगी समसूत्री विभाजन की। अब इसके लिए देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सूत्री विभाजन जो होता है, अभी अपने समसूत्री या ऐसे सूत्री या एम विभाजन भी कहते हैं, एक ही बात है। तो ये सूत्री विभाजन जो होता है इसमें समय कितना लगता है, देखिए इसकी बात करते हैं। तो सूत्री विभाजन की बात करें तो इस विभाजन जो है की अवधि वो विभिन्न जातियों में अलग अलग है। उस पर पर्यावरण का असर पड़ता है, भाई पर्यावरण का तापमान ज़्यादा है, कम है, नमी वाला है, उसका भी फर्क पड़ता है। सामान्य रूप से बात करें तो सामान्य रूप से इस विभाजन को पूर्ण होने में 6 मिनट से लेकर कई घंटे लग सकते हैं। कि सूत्री विभाजन कितने 6 मिनट से लेकर कई घंटों में पूर्ण हो सकता है, ठीक है, फिक्स अवधि नहीं है। और इसके अलावा अपन बात करें कि सामान्यतः एक चक्कर को पूर्ण होने में जो है वो टाइम कितना है कि 16 से 24 घंटे का समय लग जाता है।
और पूर्व अवस्था से अंत मतलब प्रोफेज से टीलोफेज, प्रोफेज से टीलोफेज जो पूर्ण होता है इसमें सिर्फ 45 मिनट लगते हैं, 45 में से 1 घंटा लग सकता है लास्ट। इसके अलावा आपके बाकी जो समय है 23 घंटे वो किसमें लगते हैं, इंटरफेज या अंतरावस्था के अंदर लगते हैं। और समसूत्री विभाजन की देखो अपन अवधि की बात करें तो सबसे कम समय किसमें लगता है, आपके पश्चावस्था में लगता है। ठीक है, पश्चावस्था आप जानते ही हैं कि पश्चावस्था जो किसे कहा जाता है आपके, कि पश्चावस्था जो आपके एनाफेज को कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चावस्था के अंदर क्या होता है, सबसे कम समय लगता है, सबसे कम। और पूर्व अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, और मध्य अवस्था जो मध्य अवधि की है, भाई मध्य अवस्था है उसे क्या बोलते हैं, मध्य अवस्था ना तो ज़्यादा समय लेती है ना कम समय लेती है। ठीक है, तो ये मध्य अवधि की होती है। इसके अलावा बात करें कि भाई प्याज की जो मूल शीर्ष कोशिका उसमें विभाजन की अवधि बता रखी है भाई, कि प्याज में जो है उसमें ये समसूत्र विभाजन देखा गया है, तो उसमें कितना क्या समय लगेगा उसकी बात करें। देखो 3-4 अवस्था की बात कर लेते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज के अंदर 8 मिनट, मध्य अवस्था में 4 मिनट, एनाफेज में 1 से 4 मिनट और आपके टीलोफेज में 4 से 8 मिनट। तो ये आपके एक समय अवधि प्याज की मूल शीर्ष की नोट की गई समसूत्री विभाजन उसकी रेशियो है। बाकी नॉर्मली अपन बात की सबसे ज़्यादा समय जो है प्रोफेज से टीलोफेज में 45 मिनट लगते हैं। बाकी जो से 24 घंटे एक सेल साइकिल पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं, तो 23 घंटे किस में लग जाएंगे, इंटरफेज में लग जाएंगे, अंतरावस्था में। बाकी 1 घंटा या 45 मिनट किस में लगेंगे, प्रोफेज से टीलोफेज में। और प्रोफेज आपकी सबसे लंबी अवस्था है, एनाफेज सबसे छोटी है, मध्य अवस्था मध्य अवधि की, और टीलोफेज लगभग प्रोफेज के समान होती है। तो ये तो इनकी अवस्था अवधि की बात होगी। देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी बात करता है। एक होता है अंत्यसूत्री विभाजन, छोटा सा, देखिए डिटेल में पढ़ने नहीं लगे हैं, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। बाकी फिर अपन मियोसिस से स्टार्ट करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन छोटी सी है, 2 मिनट की बात है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अंत्य समसूत्री विभाजन क्या, देखिए अंत्यसूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए कि भाई ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र विभाजित होकर 2 गुने हो जाते हैं किंतु केंद्र का विभाजन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अंत्यसूत्री विभाजन। कि भाई गुणसूत्र क्या हो जाएंगे आपके, ये जो 2 गुण 2 है ना, ये दुगुने हो जाएंगे गुणसूत्र, ये ऐसा दुगुने हो गए सब। लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्र का विभाजन नहीं होता, उससे क्या बोलते हैं, अंत्यसूत्री विभाजन। और ऐसा सामान्य रूप से क्या होता है, विष के प्रभाव की वजह से होता है, कि जहरीले प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। अब जहरीला प्रभाव क्या हो सकता है, जैसे कोलचिसिन है, कोलचिसिन के बारे में आगे पढ़ोगे, जब गुणसूत्रों की संख्या को डबल करना हो ना तब कोलचिसिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, मस्टर्ड गैस, ठीक है। इन आदि के प्रभाव से क्या होता है, कोशिका में तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है कि वह तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, और तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है जिससे केंद्र का विभाजन रुक जाता है। और इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं, अंत्यसूत्री विभाजन कहते हैं। सामान्य सी बात ही होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखिए कि अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं अपन। अर्धसूत्री विभाजन इसे क्या कहते हैं, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। देखिए
क्या होता है देखिए, इसकी बात करते हैं कि भाई मियोसिस नाम किसने दिया, पहली बात हुई है आपके लिए इसलिए देता हूँ हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। मियोसिस नाम किसने दिया था, तो मियोसिस नाम देने वाला वैज्ञानिक था फार्मर व मूरे। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया फार्मर व मूरे। ठीक है, और इसमें अपन बात करें कि भाई अर्धसूत्री विभाजन होता क्या, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। पहली बात, किन कोशिका में होता है ये विभाजन, जनन कोशिकाएं। देखिए मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से शरीर की बात है, दो कोशिका होती है, जनन कोशिका और एकाएक कोशिका। क्लियर कर देता हूँ, आपके डाउट नहीं रहे कोई। इसे कहते हैं सोमेटिक सेल, इसे कहते हैं आपके जनन कोशिकाएं कहा जाता है। देखिए कि जनन कोशिका क्या होती है कि भाई दो बात है, नर और मादा की बात करें, मेल फीमेल। नर के अंदर तो जनन कोशिका मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, वसन, जिससे क्या बनता है, शुक्राणु। और मादा में जो आपकी जनन कोशिका उसे अंडाशय, जिसमें क्या बनता है, अंडाणु। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा। नर के अंदर तो वसन और मादा का अंडाशय। इनको छोड़कर शरीर की सभी कोशिकाएं क्या है, काय कोशिकाएं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से इनके अंदर। जब भी अपने शरीर में शुक्राणु, नर के अंदर, मादा के अंदर अंडाणु जब भी बनेंगे, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, एन। एन का मतलब आप जानने लगे होंगे, अगुणित। अगुणित मतलब मनुष्य में कितने 46 होते हैं, तो अगुणित बराबर कितने हो गए, 43। ऐसे अपन क्या कह सकते हैं, जीनोम भी कह सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। तो इस प्रकार से, तो इस चीज़ का खास तौर से आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे बात करें कुछ और पॉइंट कि ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आदि। और इस प्रकार इस विभाजन को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री। देखिए क्या होता है, जैसे संतति, ये जनक कोशिका, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हुई, 2n। तो इसके द्वारा संतति कोशिका जो बनेगी, ठीक है, तो उनकी गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आदि। आदि रहने की वजह से क्या कहते हैं, अर्ध, और गुणसूत्र को क्या कहते हैं, सूत्र। तो अर्धसूत्री विभाजन। इनसे फिर आगे क्या होगा, आपके दो दो कोशिका और बनेगी। टोटल आपके अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 4 कोशिकाएं बनती है, तो चारों क्या होती है, अगुणित होती है, ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन जैसे ही है, समसूत्री में 2 संतति कोशिका बनती है, उन्हें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन से पहले 2 कोशिका बनेगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाएगी, फिर इन दोनों में समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, कि इसमें ये समसूत्री विभाजन क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, तो एक कोशिका से 2 कोशिका गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान। तो टोटली फाइनली क्या हुआ कि वे एक कोशिका ली थी, फाइनल रिजल्टेंट कितने बन रही है, 4 कोशिकाएं बन रही है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है इसके अंदर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और लैंगिक जनन करने वाले जीवदरियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है, या निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। और युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। देखिए अपन ये पढ़ चुके हैं, आपने निषेचन में पढ़, थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई अपने शरीर में जैसे शुक्राणु बने और ये अंडाणु बने, तो शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। कि शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये शुक्राणु और अंडाणु बने, देखो जैसे अपन बात करें, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। ठीक है, आप जैसे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाई 22 ये अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, एक कैसे पाए जाते हैं, देखिए 44 तो होते हैं आपके इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ ना मैं इनको। ये क्या हो गए, नर में 44 तो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, 2 क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो ये हो गए। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु जो बनेगा, अब क्या बन रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, शुक्राणु बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। तो शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आदि। तो 24 की आदि 22। ठीक है, और आपके क्या जाएंगे, ये आपके ये XY कितने हो गए आपके, देखिए अपन इसको सिंपल सी बात करें तो ये टोटल कितने हो गए, 23 जोड़ी हो गए। 22 और 1 क्या हो गए, 23। ठीक है, तो इसको से हटा देते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। अब शुक्राणु जो बनेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी आपके, कि भाई अपन सिंपल सी इसको देखो, मैं सीधा आपके सिंपल सी होता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगा, इसको हटा देता हूँ सीधा, कि वो नर और जो मादा होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। जैसे ये नर है और ये मादा है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 23। इसमें भी कितनी रहेगी, 23। ठीक है, तो ये 23 गुणसूत्रों की संख्या रहेगी। अब दोनों जब ये मिलेंगे वापिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और ये निषेचन जब होगा तो गुणसूत्रों की संख्या वापस कितनी हो जाएगी,
46 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? 23 ये 23 ये हो गई 46। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की जो संख्या है, ठीक है, वो पाई जाती है जीवों में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन आदि होती है, वापस क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, इसलिए गुणसूत्रों का तालमेल बना रहता है। तो ये आप ध्यान रखना, निषेचन के समय गुणसूत्र वापस कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। अब देख के आगे बात करते हैं। और देखिए कुछ बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए थे 1990 के अंदर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, देखिए उनका नाम था विनी वर्टर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि जब युग्मक बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है और ये विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक कोशिका के अंत में 4 कोशिकाएं बनती है और इस विभाजन में अंतरावस्था होती है जो सूत्री विभाजन की G1S G2 अवस्था के समान ही होती है, किंतु G2 अवस्था या तो अनुपस्थित होती है, बहुत ही अल्पकालीन होती है। तो मतलब नहीं, ठीक है, कथन था, वैज्ञानिक बता दिया कि भाई अब अर्धसूत्री विभाजन की देखिए बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन निम्नवत है। क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रीय कोशिका विभाजन को 2 अनुक्रमिक चक्रों में बांटा गया है, ठीक है, कि अर्धसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग है? तो 2 भागों को कहते हैं आपके, इस 2 भाग बना लेते हैं। एक है आपके अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, या इसे कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और इसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यह इसे कहा जाता है मियोसिस विभाजन सेकंड, ठीक है। इन 2 भागों में बांटा गया है। अब मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि भाई इसे क्या कहते हैं? हेट्रोटाइपिक कहते हैं। इसका और क्या नाम है? विषमांगी, हिंदी में कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विषमांगी विभाजन, या इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोटाइपिक, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, अदर नाम हो गया। या इसे क्या कहा जाता है? न्यूनकारी। क्या कहते हैं? न्यूनकारी, ठीक है, विभाजन कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में क्या होते हैं? इसमें क्या होगा? देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाई क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। और मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, केवल समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। वे क्रोमोसोम जो है वो विभाजित नहीं होते हैं, क्या होता है? सिर्फ इसमें आपके समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, होमोलोगस, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, ठीक है। क्या हुआ कि भाई इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है लेकिन गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। गुणसूत्र विभाजन मतलब जैसे आपको पता ना, ऐसे जुड़े होते हैं ये होमोलोगस, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, कहते हैं गुणसूत्रों का विभाजन, तो ये अलग नहीं होते हैं, ठीक है। होमोलोगस गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, आपके समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा। ये गुणसूत्र पूरे एक साइड में चले जाएंगे इस प्रकार से। अभी बनाएंगे, देखिए डायग्राम के द्वारा समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के द्वारा समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन अवस्था आपके प्रारंभ हो जाती है। इसके इस अवस्था के अंदर क्या हो जाते हैं? आपके गुणसूत्रों की प्रतिकृति के द्वारा क्या होता है? गुणसूत्र, समान प्रकार के अर्ध गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है। और अर्धसूत्र फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का युगलन, उनके बीच पुनर्योजन होता है कि इसमें क्या होगा? युगलन मतलब जो समजात गुणसूत्रों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। युगलन मतलब होता है आपस में जुड़ना, और उनके बीच में पुनर्योजन। पुनर्योजन देखिए कैसे कि भाई समजात गुणसूत्र पास में आए, एक समजात गुणसूत्र ये हो गया, ये एक समजात गुणसूत्र यह बना लेते हैं। देखिए इनका सेंट्रोमियर एक है, मतलब ये एक गुणसूत्र पूरा है, ये एक गुणसूत्र है, तो ये गुणसूत्र एक दूसरे के लिए क्या हो गए? समजात गुणसूत्र, जैसे बोलते हैं समजात होमोलोगस गुणसूत्र। और मैंने आपको बताया ऐसे बोलते हैं, इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड या गुणसूत्र, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, पुत्री गुणसूत्र है। और ये भी एक दूसरे के सूत्री गुणसूत्र है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें क्या होगा? गुणसूत्र पास आएंगे तो इसके जो जीन है, इसके ऊपर ऐसे जीन जो पाए जाते हैं उस पर जाएंगे, इस वाले जीन इस पे आएंगे, तो इससे क्या होते हैं? आपके पुनर्योजन की क्रिया होती है, जिससे नए लक्षण पैदा होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, ठीक है। इसके आगे अपन बात करते हैं अपन, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो ये बात होगी इसके अंदर। अब देखिए इधर पढ़ते हैं अपन मियोसिस सेकेंड में क्या होगा। तो इससे क्या कहते हैं? होमोटाइपिक। क्या कहा जाता है? होमोटाइपिक। होमोटाइपिक के में यह इससे कहा जाता है समांगी विभाजन।
तो समांगी विभाजन, ये क्या कहा जाएगा, होमोटाइपी कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या जो इसमें से आई वो सेम की सेम इसमें रहेगी, तो क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। और अर्धसूत्रीय विभाजन के अंत में कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। अगुणित में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी। ठीक है, कि 4 वे क्या होगी आपके, 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी, और इसमें एक सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाएगा। और मियोसिस में केंद्र का विभाजन 2 बार होता है, परंतु क्रोमोसोम का विभाजन केवल एक ही मियोसिस सेकेंड के अंदर ही होता है। कि भाई क्या होगा कि भाई क्रोमोसोम जो है मियोसिस के अंदर केंद्र का विभाजन तो 2 बार हो जाता है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन गुणसूत्रों का जो विभाजन है वो क्रोमोसोम का विभाजन सिर्फ मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में होता है, ध्यान रखना। तो गुणसूत्रों का विभाजन किसमें होगा, सिर्फ एनाफेज सेकेंड में होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अर्धसूत्रीय विभाजन देखो निम्न अवस्था में कैसे बनाए अपन, देखो थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। तो इसमें किस अवस्था में पढ़ेंगे, देखिए इसमें 4 अवस्था पढ़ेंगे, इसमें 4 पढ़ेंगे, क्या सेम वही, प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, इधर क्या जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, इस प्रकार से। तो ये आपके अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया। इनके अंदर क्या नाम, उनकी बात होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और इसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें अपन प्रथम पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्या होता है इसकी बात करें। पहले हटेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्या देखिए कि भाई अर्धसूत्रीय विभाजन जो फर्स्ट की प्रोफेज जो है समसूत्रीय विभाजन की तुलना में अधिक लंबी व जटिल है। कि भाई समसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज की बात करें, अर्धसूत्रीय इसकी प्रोफेज की बात करें तो ये क्या है, तुलना करें तो ये अधिक लंबी और क्या है, जटिल अवस्था है। अधिक लंबी हुई क्या है, जटिल अवस्था है। और इसे 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया। कितनी उप अवस्था, 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो ये 5 उप अवस्थाओं में बंटी होती है कौन, प्रोफेज फर्स्ट। तो इन 5 उप अवस्थाओं की अपन को बात करनी है, ठीक है। तो 5 उप अवस्थाएं कौन सी है, 5 उप अवस्थाओं की देखिए बात करें तो अपन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नाम लिख देता हूं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, क्रम याद रखना आपको, पेकिटिन या पेकाइटिन, डिप्लोटिन, और लास्ट है आपके डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ये होगी, ठीक है। तो ये 5 का आपको क्रम याद रखना है। हिंदी में इनको बोलते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ, इसे बोला जाता है तनुपट, इंग्लिश याद रखना ज़्यादातर ये आएगा। और इसे कहा जाता है युग्मपट, और इसे कहा जाता है स्थूलपट, और इसे कहा जाता है द्विपट, और इसे कहा जाता है पारगतिक क्रम। ये हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों हो गए।
जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपको इंग्लिश वर्ड ही याद करने हैं, इंग्लिश नेम ही याद करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश नाम ही पूछे जाते हैं। फिर आप बोलोगे सर बताया नहीं आपने, हम पढ़ लेते तो इसलिए जरूर है। और इनका क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी कि भाई आपके अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज का सही क्रम होगा, तो याद करने का तरीका है लता, जरा, पानी, दे दे। देखिए ले का मतलब लेप्टोटीन, जरा का मतलब जाइगोटीन, पानी का मतलब पेकाइटिन, दे का मतलब डिप्लोटीन, दे का मतलब डाइकाइनेंसिस। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपकी इच्छा हो जैसे याद कर लीजिए, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, हिंदी इंग्लिश नाम दोनों लिख दिए। ठीक है, जो उचित लगे, जिस प्रकार से आपको सुविधा है वो, क्या वो सर हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो आपके लिए वो रास्ता चुन सकते हैं, बेस्ट रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करते हैं। एक नंबर जो है प्रोफेज की लेप्टोटीन क्या होता है, क्या चीज़ होती है, इसकी बात करें। देखिए लेप्टोटीन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमेटिन के संघनन जो होते हैं वो संघनन से क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमेटिन जो है वो जाल है, क्रोमेटिन अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिन जो जाल बना होता है, ठीक है, गुणसूत्र आपके केंद्र के अंदर, वो क्या होते हैं संघनित होते हैं, मतलब पास पास आने लग जाते हैं और क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। तो क्रोमोसोम सर्वाधिक लंबे पतले होते हैं। कि इसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम सर्वाधिक लंबे व पतले होते हैं और साधारण सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन गुणसूत्रों को अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और केंद्र में उपस्थित सभी क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ मुड़े होते हैं। ठीक है, कि इसमें जो केंद्र में उपस्थित जितने भी क्रोमोसोम है सेंट्रियोल की तरफ मुड़े होते हैं। कि सेंट्रियोल जो होता है आपके उसकी तरफ पाए जाते हैं। सेंट्रियोल मतलब आपके जैसे अपन पढ़ा था कि उसमें सेम कि भाई गुणसूत्र इस प्रकार से इस पाए जाते हैं, तो ये सेंट्रियोल्स बनता है। ठीक है, जिसमें फिर ये एस्ट्रल रेज बनती है, तो इनकी तरफ ये क्या होते हैं, मुड़े होते हैं, ऊपर वाले इधर थोड़े से मुड़े होते हैं दोनों की तरफ। और इसलिए ये अवस्था क्या कहलाती है, बुक्के अवस्था या गुलदस्ता अवस्था भी इसको कहते हैं, बुक्के अवस्था या गुलदस्ता अवस्था। आप जानते हैं बुक्के मतलब बहुत सारे फ्लोर एक साथ में रखे होते हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्रों का जाल पाया जाता है। और देखिए इसमें बात करें तनुपट अवस्था में कि भाई इसमें और कुछ देखिए सभी बात होगी कि इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र लंबे पतले धातुक रूप में पाए जाते हैं। केंद्र का आयतन बड़ा होता है और यहाँ दो आधे नर व आधे मादा गुणसूत्र भी पास पास में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन समान समान गुणसूत्र क्या कहते हैं, समजात कहा जाता है। कुछ पातों गुणसूत्र केंद्र के कोने में स्थित हो जाते हैं, इसलिए इनको गुच्छा या बुके अवस्था भी कहते हैं। और यहाँ गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है, द्विगुणित प्रकार की होती है। गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं, द्विगुणित प्रकार के इसमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। सामान्य से अपन इसके डायग्राम की बात करें, सॉल्व करें, इसके डायग्राम को बनाएं, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ इसको आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तो आपके कोशिका झिल्ली होगी, ये केंद्रक झिल्ली होगी। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार से, ये धागे नुमा इस प्रकार से पास पास आपके संघनित होना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे पतले बिखरे होते हैं। तो ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी होती है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपके डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, डुप्लीकेट दो दो गुणसूत्र पास में है। कैसे बनाना चाहें तो ये इस प्रकार से बने हुए हैं, सामान्य रूप से एक ही है और इनका सेंट्रोमियर एक ही है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से अवस्था है इसकी अंदर वाली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपस में क्या है, आपके जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। किसके अंदर, आपके लेप्टोटीन के अंदर। अब देखिए जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, इनकी बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई जाइगोटीन, पेकाइटिन इनमें क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, इन सब की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो जानकारी है पूरी वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि भाई लेप्टोटीन क्या होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।